नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। किसानों की राजधानी सिसौली में भाकियू महापंचायत समाप्त। पश्चिमी यूपी के किसान आज करेंगे नोएडा की ओर कूच। उत्तर प्रदेश के 5 मंडलों के आज किसान नोएडा में करेंगे कूच। बता दें, गौतम बुद्ध नगर में किसानों की गिरफ्तारी पर नाराज है भाकियू। किसानों की गिरफ्तारी पर आपातकालीन भाकियू की पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किया ऐलान। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल के किसान पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा, जहां पे 0 पॉइंट पर आज किसानों की पंचायत किसान भवन सिसौली में भाकियू टिकैत की पंचायत में लिया गया निर्णय। तो आज कूच करने वाले हैं किसान। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं आज पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो आगे कूच करने वाले हैं। इसके साथ ही सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल के किसान वहां पहुंचने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आज किसानों की पंचायत होगी। तो पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, सिसौली में भाकियू की पंचायत जो है वो समाप्त हो चुकी है। पश्चिमी यूपी के किसान आज नोएडा की ओर कूच करने वाले हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है? किसान भवन सिसौली में आज भाकियू टिकैत की जो पंचायत थी वो समाप्त हो गई है, उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है आगे की ओर कूच करने के लिए। देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन गौतम बुद्ध नगर के अंदर जारी है, क्योंकि कल जिस तरीके से किसानों के साथ में अत्याचार किया गया था, लाठीचार्ज किए गए थे पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो किसान एक तरफ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उनको जो है जबरदस्ती उठाया जाता है, तो उनको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद फिर नारा भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उन्होंने उनका ऐलान कर दिया था कल ही कि जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम किसान एक साथ हैं उनके, और लगातार जो किसानों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। गौतम नगर की समस्या यहाँ से उठती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि 10% का मुआवजा जो दिया है, 10% प्लॉट दिया जाए और 64% का जो मुआवजा है उसे बढ़ा के गौतम नगर के किसानों को दिया जाए। जिस तरीके से इनकी जमीनों को हड़पने का काम नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार वहां पर बात की जाए तो धरना प्रदर्शन की, तो आज राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो है दोनों भाई, वो खुद यहाँ पर आएंगे और लगातार किसानों की समस्या को उठाते रहते हैं। कल सिसौली में जो महापंचायत बुलाई गई थी और लगातार किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है पहले हम उन किसानों से बातचीत करेंगे। अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार बात की जा रही है कि पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो नोएडा की ओर कूच करने वाले हैं, तो इसको लेकर किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था कर रखा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रज्ञा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो आने के लिए पूरी तरीके से जो है भारी तादाद में यहाँ गौतम बुद्ध नगर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार किसानों के साथ जो लाठीचार्ज कल किया गया था, तो उनको देखते हो, क्योंकि जब किसानों की जो कमेटी बनी थी तो उस समिति की जो अध्यक्ष थे वो तमाम नेता वहां पर थे। किसानों के सभी को जो है दल के नेताओं को वहां से जेल में डाला गया, लेकिन उसके बाद लगातार राकेश टिकैत को जब इस चीज का पता चला और जो सिसौली में कल महापंचायत बुलाई गई थी, तो महापंचायत में उन्होंने यही जिक्र किया और यही बातें कही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो है एक काफी बड़े नेता हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के आदेश के बाद सभी किसानों को जो है। लेकिन अब देखना होगा कि इस कूच को लेकर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया। आपको बता दें, समस्या निस्तारण को लेकर सीएम योगी का बड़ा निर्देश सामने आया है। नोएडा के किसानों की समस्या के लिए कमेटी जो है वो गठित की गई है। समस्या समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी। राजस्व परिषद अध्यक्ष की रिपोर्ट पर राय देगी ये कमेटी। आपको बता दें, 1 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। तो ये किसानों की कूच को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने समस्या के निस्तारण को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। नोएडा के किसानों की समस्या के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। समस्या समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी। राजस्व परिषद अध्यक्ष की रिपोर्ट पर भी राय मांगी जाएगी। आपको बता दें, 1 महीने में
सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, एक कमेटी के गठन का फैसला लिया है। सरकार ने ये बताया है कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा और ये जो कमेटी है उसे 1 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करनी होगी। तो किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला, समस्या निस्तारण को लेकर सीएम योगी ने बड़ा निर्देश दिया है। 5 सदस्यों की एक कमेटी को गठित किया जाएगा, 1 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी ये कमेटी। तो लगातार नितिन चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आ गया है। उन्होंने इस किसान की समस्याओं को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी की गठन की बात कर रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों को निस्तारण को लेकर एक 5 सदस्य की कमेटी कल बनाई गई थी, तो उस कमेटी में जो है 5 लोगों को जो है शामिल रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार किसानों की जो आवाज है बुलंद की जाती है, तो उसको देखते हुए कल जो है किसानों को जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन में जो है साफ कर दिया है किसानों की तरफ से कि एक कमेटी पहले भी यहाँ पर बनाई गई थी। कमेटी बनने के बाद जो है लगातार अभी तक कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक कमेटी जो बनाई थी, तो इसमें जो है लगातार जो है 5 लोगों की टीम है। इसमें जो है अनिल कुमार सागर है, प्रमुख सचिव है, और पीयूष वर्मा जो है विशेष सचिव है, और संजय खत्री अपर मुख्य कार्यपाल अधिकारी जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के सदस्य बनाए गए हैं। सौम्य श्रीवास्तव मुख्य कार्यपाल अधिकारी ग्रेटर नोएडा की सदस्य बनाई है। कपिल सिंह अपर मुख्य कार्यपाल अधिकारी जो यमुनानगर। इसमें कोई किसान से रिलेटेड कोई सदस्य बना है इसमें? देखिए बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से जो है 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, तो ये जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो है इसमें है अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव है, और औद्योगिक विकास प्राधिकरण विभाग को देखते हैं वहाँ पर लखनऊ में बैठ के। लेकिन उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने अपने ही अधिकारियों को यहाँ पर जो है 5 लोगों की कमेटी बना के इनको गौतम बुद्ध नगर में उतारा गया, क्योंकि किसानों की जो समस्या लगातार गौतम बुद्ध नगर में चलती रहती है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि इन किसानों की पूरी तरीके से हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन उसके बाद किसानों का कहना है कि ऐसी किसी प्रकार की कमेटी जो है पहले भी बनाई गई थी, तो उस कमेटी में जो है पूरी तरीके से निर्णय नहीं लिया गया था, और कमेटी के जो 5 सदस्य जाते हैं वो सदस्य जो है अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन उसके बाद किसानों के मुद्दे की बात वहां पर नहीं की जाती। जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को रखता है कि 5-10% उनको प्लॉट दिया जाएगा, 64% का जो मुआवजा है उसे दिया जाए बढ़ के। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों को कहना है कि जो हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है, इन मकानों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्योंकि लगातार प्राधिकरण के द्वारा जो है कभी भी बिल्डोजर उसने मकानों पे चल जाता है। तो किसानों की आवाज को लेकर जो है 5 लोगों की कमेटी बनाई। तो किसानों का कहना है कि हम इस चीजों से संतुष्ट नहीं है। जो 5 लोगों की कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, तो अनिल कुमार की नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता होगी। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों का कहना है कि आखिरकार इस कमेटी को देखते हुए जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में आखिरकार कोई भी इस तरीके का निर्णय नहीं लिया जाता है जो किसानों की आवाज को पूरी तरीके से वो मुख्यमंत्री के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कमेटी बनाई और उन्होंने ये कहा है कि समस्या निस्तारण का कार्य किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल प्रज्ञा, मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से जो निस्तारण की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा राकेश टिकैत का कल आपने बयान भी देखा होगा। उस बयान में राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आखिरकार इस तरीके की कमेटी बना रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। किसानों की समस्या को बैठ के बीच में, किसानों के बीच में तमाम अधिकारी आए, कोई टेबल पे बैठ के काम नहीं चलेगा। जो 5 लोगों की कमेटी बन जाती है, उस कमेटी को जो है अलग अलग लोगों से वो बातचीत करते हैं और किसानों से बातचीत करते हैं। जो धरना बिल्कुल, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो कमेटी बैठाई जा रही है वो कितना समस्या का निस्तारण कर पा रही है और योगी सरकार कितना सफल हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में हुई बैठक। आज किसान फिर महामाया फ्लाईओवर पर होंगे एकत्रित। हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान नेता सुखबीर खलीफा की गिरफ्तारी से ये सभी किसान जो हैं वो नाराज हैं। आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचेंगे हजारों किसान। नाराज किसानों की सेक्टर 70 में हुई है बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि गिरफ्तार किसानों के खिलाफ ये नारेबाजी करेंगे। सब महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित होंगे। इसके साथ ही हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आज किसान फिर महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित होंगे। हजारों की
तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। बता दें, किसान नेता सुखबीर खलीफा की गिरफ्तारी से ये सभी नाराज है, जिसको लेकर आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचेंगे हजारों किसान। नाराज किसानों की जो बैठक हुई थी वो सेक्टर 70 में हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर हजारों के किसान पहुंचने वाले हैं। तो नाराज किसानों की सेक्टर 70 में हुई थी बैठक, जिसके बाद लगातार जो किसान हैं वो बढ़ने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरे के दूसरे दिन सुबह करेंगे गौ सेवा, पूजा अर्चना। उसके बाद सीएम लगा सकते हैं जनता दर्शन कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे सीएम पहुंचेंगे एमपी इंटर कॉलेज के परिसर, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें, सीएम योगी कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के दूसरे दिन का दौरा है, जहां वो सबसे पहले गौ सेवा करेंगे। उसके बाद सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे सीएम जो है वो एमपी इंटर कॉलेज के परिसर पहुंचेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम योगी का वो स्वागत भी करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का? दूसरे दिन का दौरा है आज सीएम योगी का। जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा है। हम आपको बता दें, दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन उन्होंने गौ सेवा की। उसके बाद दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। जनता दर्शन में लगभग 400 से ऊपर अधिक फरियादी मौके पे मौजूद थे। इसको उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं का निदान भी किया। हम आपको बता दें कि सबसे अधिक जमीनी विवाद के मामले आए थे और पैसे के अभाव में इलाज न कराने वाले लोग आए। वहीं राजस्व विभाग की शिकायतें भी जो है अधिक आई थी। सबसे अधिक महिलाएं आई थी। 400 से ऊपर जनता दर्शन में लोग पहुंचे थे। वहीं आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो है 92वें कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जो है बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया रहेंगे और कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि जो है नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। और हम आपको बता दें कि करीब 3 बजे के बाद जो है कबड्डी प्रतियोगिता सेमीफाइनल में भी उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अवनीश सीएम योगी आदित्यनाथ का? क्योंकि आज दूसरे दिन का दौरा है। आपने बताया जनता दर्शन उन्होंने कर लिया है, गौ सेवा कर लिया है, उसके बाद वो इंटर कॉलेज पहुंचने वाले, तो वहां पे किस तरह की व्यवस्था है? जी, इंटर कॉलेज में जो है महाराणा प्रताप में हम आपको बता दें कि लगभग 38% विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। लगभग 10,000 से ऊपर छात्र छात्राएं शिरकत करते नजर आएंगे। तो वहीं 5,000 अध्यापकाएं और अध्यापक भी शिरकत करते नजर आएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी रहते हैं तो 4 चौबस देखने को मिलती है। वहीं एसटी ट्रैफिक और एडीजी जोन और गोरखपुर डीएम लगातार जो है युद्ध स्तर पे कार्यक्रम स्थल का जायजा भी ले रहे हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यक्रम लगाया जाएगा करीब दोपहर के बाद। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद जो है वो फिर पुनः कबड्डी प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेंगे बतौर मुख्य अतिथि। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे। सुबह जनता दर्शन लगाएंगे। बिल्कुल अवनीश, अगर बात की जाए कबड्डी प्रतियोगिता की, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है? ये प्रतियोगिता लगातार 1 सप्ताह से चल रही है और वहाँ की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था क्या, लगभग गोरखपुर जिले के संभवतः 15 किलोमीटर के दूरी में जो है बैरिकेडिंग कर दी जाती है और प्रशासनिक व्यवस्था 4 चौबस के। वहीं एसटी ट्रैफिक संजय कुमार जो है लगातार युद्ध स्तर पे लगे रहते हैं। और अगर हम बात करें तो गोरखपुर में लगभग 7 से 8,000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था में काबिज है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र का नया सीएम पर सस्पेंस होगा खत्म। आज तय हो जाएगा अगला सीएम कौन बनेगा। बता दें बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा।
बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आज बैठक होगी। तो लगातार जो मुंबई में सस्पेंस बना हुआ है महाराष्ट्र के सीएम को लेकर, वो आज खत्म हो जाएगा। आज तय हो जाएगा कि अगला सीएम कौन बनेगा। इसके साथ ही बीजेपी विधायक दल आज अपना नया नेता चुनेगा। बता दें, बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र का नया सीएम या अगला सीएम कौन होगा। आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से जब नतीजे आए, उसके बाद से लगातार जो सीएम बनने को लेकर सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है, जिसको लेकर आज ये तय किया जाएगा कि आखिर सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र का। आपको बता दें, इसी को लेकर बीजेपी विधायक दल जो है आज अपना नया नेता चुनेगा। पर्यवेक्षकों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आज बैठक होगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का नया सीएम कौन बनेगा। तो लगातार इस पे सस्पेंस बना हुआ था, जिसको लेकर आज ये सस्पेंस खत्म हो सकता है। पर्यवेक्षकों की बड़ी बैठक होने वाली है। इसी बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। 3 लोगों का नाम जो है वो लगातार आ रहे थे, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, लेकिन आज तय हो जाएगा कि आखिर इन तीनों में से कौन नया सीएम बनेगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा। रुक करते एक और बड़ी खबर की। लखनऊ महाकुंभ के लिए केंद्र से 2100 करोड़ मंजूर। पहली किस्त 1050 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वही महाकुंभ का आयोजन और दिव्य और भव्य और डिजिटल होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये पूरा महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अनुदान का अनुरोध किया था, केंद्र से विशेष सहायता अनुदान का अनुरोध किया गया था, जिसको लेकर मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसी को भव्य बनाने के लिए जो अनुरोध किए गए थे, उसे लेकर सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें, पहली जो किस्त है वो 1050 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र ने 2100 करोड़ की मंजूरी दे दी है। तो महाकुंभ के लिए केंद्र से 2100 करोड़ मंजूर हो गए हैं। पहली किस्त जो है वो 1050 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महाकुंभ का आयोजन जो है वो दिव्य, भव्य और डिजिटल होगा। 13 से 26 जनवरी तक, 26 फरवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, महाकुंभ का ये आयोजन जो होगा उसमें प्रदेश सरकार ने अनुदान का अनुरोध किया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने विशेष सहायता अनुदान दे दिया है। 2100 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें से पहली किस्त 1050 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। संभल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संभल पहुंचेंगे। संभल में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12:30 बजे तक संभल पहुंचने का ये पूरा कार्यक्रम होगा। राहुल को रोकने के लिए संभल डीएम की चिट्ठी जो है वो जारी हो चुकी है। नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर को भी चिट्ठी दी गई है। 4 जिलों के डीएम, पुलिस कप्तानों, कमिश्नर को भी चिट्ठी दी गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी को संबंधित जिले में रोकने के लिए कहा गया है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने ये चिट्ठी जारी की है। संभल पहुंचे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल। नरवाल ने मृतकों के परिजनों की प्रियंका से बात भी कराई थी। आपको बता दें, नरवाल के दौरे के बाद राहुल गांधी का संभल आना कंफर्म हो गया है, लेकिन राहुल गांधी के आने को लेकर डीएम जो है उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को यहां आने से रोका जाए। तो संभल मामले को लेकर सियासत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जो पॉलिटिशियन है वो वहां पहुंच रहे हैं। इसी एरिया को लेकर आज राहुल गांधी जो है वो संभल पहुंचने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से सभी जिले के डीएम है वो चिट्ठी जारी कर चुके हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है किसी तरह संभल ना पहुंचे। तो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने ये चिट्ठी जारी की है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो प्रदीप थे वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने प्रियंका गांधी से जो परिजन थे उनसे बात कराई थी। वही नरवाल के दौरे के बाद जो है राहुल गांधी का संभल आना
कंफर्म हो गया है। लेकिन जिस तरीके से डीएम चिट्ठी जारी किए हैं उससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी को रोका जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जो हैं वो बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह के क्षेत्र में हो रही तेजी के बाद अयोध्या ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करते हुए जीएसटी कलेक्शन में पहला स्थान हासिल किया है। अयोध्या ने 2 साल पहले की तुलना में जीएसटी संग्रह लगभग 100% और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% बढ़ा दिया है। ये शहर केवल धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि अब व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। साक्षात रामलला इस मंदिर में विराजमान हुए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई। आशीर्वाद मिला तो अयोध्या की तस्वीर बदल गई। जी हाँ, अयोध्या मात्र धार्मिक स्थल बनकर नहीं रहेगा बल्कि अब वो व्यापारिक केंद्र भी बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या धाम का कायाकल्प हो गया। अयोध्या धाम की अब तस्वीरें बदल गई हैं और ये तस्वीर जनता के लिए बेहद सुखद है। जिस राम मंदिर के निर्माण को लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही थी, राम मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा ये कह रही थी और ये कह रही थी कि इससे बेहतर तो हॉस्पिटल और स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करवा देना चाहिए। उस मंदिर के निर्माण पर विपक्षी पार्टियों ने काफी हमला बोला। उस मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या की जो नई तस्वीर सामने आई है वो बेहद खूबसूरत है। राम मंदिर के बन जाने के बाद अयोध्या का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 100% बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अयोध्या ने 2 साल पहले की तुलना में जीएसटी संग्रह लगभग 100% और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35% बढ़ा है। ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि रामनगरी केवल धार्मिक पर्यटन का ही नहीं बल्कि अब व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ व्यापारी और स्थानीय लोग इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद से यहाँ व्यापार और पर्यटन में तेजी आई है, जिसका सीधा असर जीएसटी कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारी ये बता रहे हैं कि यहाँ काफी निवेश हो रहा है, जिससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अयोध्या और अन्य शहरों का ये प्रदर्शन राज्य की आर्थिक प्रगति की नई तस्वीर पेश करता है। रिपोर्ट के अनुसार किस जिले को कौन सा स्थान मिला है अब आप ये जान लीजिए। तो जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या को पहला स्थान मिला है, इटावा को दूसरा, तीसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे पर मेरठ, 5वें पर लखनऊ और 6ठे पर गोरखपुर जोन को जगह मिला है। बहरहाल अब कोई कुछ भी कहे, रामलला के विराजमान हो जाने के बाद अब अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। उसके हालात भी सुधर गए हैं। साथ ही साथ अयोध्या में लगातार विकास कार्य पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि जनता के लिए अच्छी खबर है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।